हेलो एवरीवन। उत्तराखंड जी के आपका परीक्षा वाणी की तीसरी क्लास में स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और हर रोज स्टडी करते होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन होना मुश्किल है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है फैजाबाद, पंतनगर, कानपुर या इलाहाबाद। सही जवाब होगा पंतनगर। पंतनगर उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। क्या आप जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में की गई थी। पंतनगर उधमसिंह नगर जिले में स्थित है। क्या आप जानते हैं देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थापित किया गया था। इसका नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। यह देश ही नहीं अपितु एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1949 में दिया गया था। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, उधमसिंह नगर जिले की सीमा नेपाल से लगती है या फिर नहीं? इसका जवाब हम उत्तराखंड के मैप में देखेंगे। आपको मैप में डार्क रेड कलर का उधमसिंह नगर जिला दिखाई दे रहा होगा और एरो से आपको ये भी दिख रहा होगा कि उधमसिंह नगर जिले से नेपाल की सीमा लग रही है। तो आपको ये याद रखना है कि नेपाल की सीमा उधमसिंह नगर जिले से लगती है। उधमसिंह नगर जिले की सीमा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जिले से भी लगती है। इस प्रकार उधमसिंह नगर की सीमा से लगने वाला देश नेपाल होगा, राज्य उत्तर प्रदेश होगा और उत्तराखंड के जिले नैनीताल और चंपावत से लगती है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? वर्ष 1981 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1984 में या फिर वर्ष 1985 में? सही जवाब है वर्ष 1982 में। चंडी प्रसाद भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणवादी थे। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट को अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे रैमन मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण, गांधी शांति सम्मान और इंदिरा गांधी पुरस्कार। जब भी चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आएगा, आपको एक और नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी। इन्होंने चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। एक और नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह नारा चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने दिया था। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस है लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। सही जवाब है सतीश रंजन दास। सतीश रंजन दास का जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की थी। यह पेशे से एक वकील थे। सतीश रंजन दास ने 1935 में दून स्कूल की स्थापना की। यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। अब हम कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं, जैसे देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की है। सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। डीएवी कॉलेज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इसकी स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने की थी। इसकी स्थापना एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की गई थी।
इसी प्रकार श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना देहरादून में 1950 में श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी ने की थी। हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान एरीज कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शंस है देहरादून में, नैनीताल में, हरिद्वार में या रुड़की में। सही जवाब होगा नैनीताल में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान हमारे सौरमंडल के ताराओं पर रिसर्च करता है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। इसके बाद 1955 में इसे नैनीताल में शेर की डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया। वर्तमान में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित है। आपको यही फैक्ट याद रखना है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर वर्तमान में स्थापित है। अब हम नैनीताल का बॉर्डर भी देख लेते हैं। नैनीताल की सीमा उत्तर प्रदेश जिले से लगती है। नैनीताल किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, यह केवल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले के साथ सीमा बनाता है। इस प्रकार नैनीताल की सीमा से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधमसिंह नगर। नैनीताल के कई नाम हैं। सरोवर नगरी भी नैनीताल को कहते हैं और झीलों का नगर भी कहते हैं। नैनीताल शहर के बीच में नैनी झील है। यहाँ पर नैना देवी मंदिर का एक शक्तिपीठ भी है। नैनी झील के ऊपरी भाग को मल्लीताल और निचली भाग को तल्लीताल कहते हैं। नैनीताल जिले में अनेक दर्शनीय स्थल है। इसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है, नैना देवी मंदिर, नैना पीक, नैनी झील, भीमताल, कैंची धाम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गड़जिया देवी मंदिर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में फैला हुआ है। हमारा पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से है? अल्मोड़ा अखबार, हरिद्वार समाचार पत्र, गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश। सही जवाब है अल्मोड़ा अखबार। आइए अब हम बद्रीदत्त पांडे के बारे में जानते हैं। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था। 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार का इन्हें संपादक भी बनाया गया, लेकिन 1918 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें लेख लिखते थे। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। बद्रीदत्त पांडे का नाम कुली बेगार प्रथा से जुड़ा हुआ है। बद्रीदत्त पांडे वह व्यक्ति थे जिन्होंने कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध सफल नेतृत्व किया और कुर्माचल केसरी की पदवी से इन्हें विभूषित किया गया। अपने जेल में रहते हुए इन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा। कुली बेगार आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 में समाप्त हुआ। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर बेगार रजिस्टरों को बहा दिया। हमारा छठवां प्रश्न इस प्रकार है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ, फ्रैंक एस स्मिथ, शेक्सपियर या मनीष देसाई। आपका जवाब है फ्रैंक एस स्मिथ। फ्रैंक एस स्मिथ एक ऑथर, फोटोग्राफर और बॉटनिस्ट थे। इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें वैली ऑफ फ्लावर्स प्रमुख है। वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यह चमोली जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीयकृत किया गया। इसी प्रकार 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में सम्मिलित किया। फूलों की घाटी में एक नदी बहती है जिसे पुष्पावती नदी कहते हैं। पुष्पावती नदी कामेत पुष्पतोया ताल से निकलती है। फूलों की घाटी का मुख्यालय जोशीमठ में है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? 17 दिसंबर 2006 से, 17 दिसंबर 2007 से, 17 दिसंबर 2008 से या 17 दिसंबर 2009 से। सही जवाब है 17 दिसंबर 2009 से। आइए जानते हैं स्पर्श गंगा अभियान क्या है।
स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में नदियों के प्रति जागरूकता लाना है। हम प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं। 2 मई 2017 से गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस का शुभारंभ किया गया। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान से होता है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। गंगा नदी निम्न राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से उद्गम होने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध है? कुली बेगार, चिपको आंदोलन, पेशावर कांड, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है पेशावर कांड। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 24 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल के रौणसेरा गांव में हुआ था। यह ब्रिटिश सेना की गढ़वाल राइफल्स में थे। पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। इस घटना में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और इनके टुकड़े ने सत्याग्रह कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यही घटना पेशावर कांड की घटना कहलाती है और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। एक बार हम अपने ऑप्शन पे नजर डालते हैं। कुली बेगार। कुली बेगार का संबंध मुख्य रूप से बद्रीदत्त पांडे से है। इन्होंने इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और इसके बाद इन्हें कुमाऊं केसरी का टाइटल दिया गया। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध गौरा देवी से है। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। दो और व्यक्ति है जिनका चिपको आंदोलन से संबंध है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने चिपको आंदोलन को अपने शिखर तक पहुंचाया। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से हिमालयन गैजेटियर पुस्तक के लेखक कौन थे? पी बैरन, जिम कॉर्बेट, ई एटकिंसन, जे विल्सन। सही जवाब है ई एटकिंसन। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेखक और उनके द्वारा लिखी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम है। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। ये वर्तमान में उत्तराखंड के मसूरी में रहते हैं। ये एक इंग्लिश राइटर है। इनके द्वारा लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है: द रूम ऑन द रूफ, लैंडोर डेज, आर्ट इज स्टिल ग्रो इन देहरा, द इंडियन घोस्ट, रोड्स टू मसूरी, ब्यूटीफुल गढ़वाल, अ फ्लाइट ऑफ पिजन। H.G. वॉल्टन। इनके द्वारा लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है: गढ़वाल गैजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स, अल्मोड़ा गैजेटियर। हमारे नेक्स्ट राइटर है रमेश पोखरियाल निशंक। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजात, प्रलय के बीच, ये 2013 में आई आपदा पर बेस्ड है, स्पर्श गंगा। नेक्स्ट राइटर है ई साइमन ओकले। इनके द्वारा लिखी इंपॉर्टेंट बुक है होली हिमालयाज। हमारा अगला प्रश्न है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, देहरादून में, नैनीताल में या ऋषिकेश में? सही जवाब है देहरादून में। अब हम देहरादून की भौगोलिक स्थिति पे नजर डालेंगे। ये उत्तराखंड का मैप है और आपको डार्क रेड कलर में देहरादून दिखाई दे रहा होगा। देहरादून की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। इसी प्रकार उत्तरकाशी, टीडी गढ़वाल, पौड़ी और हरिद्वार जनपद से भी लगती है। आपको एक चीज नोट करनी है, उत्तराखंड की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, इसको हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। ये आपका उत्तराखंड का मैप है और इस एरिया को अब हम जूम करके देखेंगे। जो रेड कलर्स की लाइन है ये उत्तराखंड का बॉर्डर है, ये देहरादून की सीमा है। इसी प्रकार जो ऑरेंज कलर में है ये आपका हरियाणा का बॉर्डर है। आपको बीच में ब्लैक कलर की एक लाइन दिखाई दे रही होगी और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है और नीचे उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा आपस में लगती है, हरियाणा और उत्तराखंड की नहीं लगती है। क्योंकि मैप इतना छोटा होता है तो हमें देखने से लगता है कि हरियाणा और उत्तराखंड का बॉर्डर आपस में टच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम नजर डालते हैं उन प्रमुख संस्थानों में जो देहरादून में स्थित है।
वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, ये हिमालय के क्षेत्र में रिसर्च करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये एफआरआई के अंदर ही स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये दृष्टि दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम करता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये इसरो की एक शाखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज और भारतीय सैन्य अकादमी। उत्तराखंड जीके टीम द्वारा तैयार की गई परीक्षा वाणी की सीरीज आपको कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।